नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जरूर जुड़ें। तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी लिंक आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बंगाल में चुनाव हुए थे और इस चुनाव के बाद काफी हिंसा भी सामने आया था, जिसको कहा गया था पोस्ट पोल वायलेंस। तो ये क्या था? तो ऐसा लोगों ने एलिगेशंस लगाया था कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है, तो सामने वालों पर रेट्रीब्यूशन की भावना से कुछ कार्यवाही की गई थी, बाकी उन लोगों को जिन्होंने रूलिंग गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत चिंताजनक और खतरनाक स्थिति है और इसी को फाइनली कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब इसका संज्ञान लिया है और इस पर आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी है वो सब दिशा निर्देश दे दिया है। तो क्या कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है बंगाल गवर्नमेंट पर, उन सब पर चर्चा करेंगे। क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं इस इंसिडेंट्स पर, पोस्ट पोल वायलेंस पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्यों बंगाल गवर्नमेंट के लिए ये चिंताजनक स्थिति है और डेमोक्रेसी एज अ होल, अगर ये बात सच है, ये प्रूव होता है कि पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। तब आप सच में कह सकते हैं डेमोक्रेसी कहीं पे खतरे में है। तो आइए आज इस पर क्या हुआ है, क्या हाईकोर्ट ने कहा है, क्या एनएचआरसी ने कहा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल आपके सामने है। तो एनएचआरसी के रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है क्या ट्रू है, क्योंकि एनएचआरसी इस न्यूज में सेंटर पीस पर है, तो आपको एनएचआरसी के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो आप आंसर दे सकते हैं। तो हुआ क्या बंगाल में? तो एनएचआरसी ने क्या पाया? तो एनएचआरसी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जो सिचुएशन है वेस्ट बंगाल में, ये लॉ ऑफ द रूलर है, ना कि रूल ऑफ द लॉ। तो ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि बस जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, यही बात उन्होंने की है। तो उन्होंने कहा, एनएचआरसी ने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद मल्टीपल केसेस हैं, मर्डर के, रेप के, एंड कितने लोग डिस्प्लेस हो गए हैं नेबरिंग स्टेट्स में जाके, शरण ले रहे हैं इस रूलिंग गवर्नमेंट के वजह से। एनएचआरसी ने कहा है जो रूलिंग गवर्नमेंट की वजह से जो रेट्रीब्यूशन हुआ है उनके पार्टी के सदस्यों की तरफ से, तो उससे छुपने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। इतना ही नहीं, एनएचआरसी की ये लाइन देखिए, उनकी लाइन है ये, उनके रिपोर्ट से ये लाइन आई है, इंटायर माइट ऑफ द गवर्नमेंटल मशीनरी, यानी गवर्नमेंट के पास जो कुछ है वो सब कुछ हैज बीन यूज्ड थ्रू इन्यूमरेबल एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो मशीनरी थी गवर्नमेंट ने झोंक दिया है और कहीं पर जरूरत पड़े तो कोई एक्ट करवा रही है और कहीं पर जरूरत पड़े तो आंखें मूंद ले रही है। किसके लिए? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए। यानी गवर्नमेंट अपना सब कुछ झोंक दी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट इस वक्त रूल कर रही है वो रूल करे, और उसके लिए अगर कोई एक्ट करना पड़े तो रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग गवर्नमेंट मशीनरी वो भी की, और अगर कहीं पर मर्डर, रेप, पिलेज हो रहा है उसको देख के आंखें बंद करनी हो तो वो आंखें भी बंद कर ली गई। ओमिशन एंड कमीशन का यहां पर यही मतलब है। इसके सिवा देखिए क्या कहा है, अपॉलिंग एपैथी है स्टेट गवर्नमेंट का विक्टिम्स के प्रति। मतलब एम्पैथी नहीं है, एक नफरत की भावना है जिनके साथ मर्डर हुआ है, जिनकी फैमिली के साथ रेप हुआ है, जिनके साथ डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल सेंस ऑफ एपैथी देखने मिली है। एनएचआरसी लेड इंक्वायरी कमेटी कब बनी थी? तो दोस्तों हुआ क्या था कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के केसेस आए थे, तो खुद इन्वेस्टिगेशन पे गए थे। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और रिपोर्ट हमें दीजिए। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ यूं था कि बहुत सारे पीआईएल्स आ गए थे और बहुत सारे केसेस आ गए थे कलकत्ता हाईकोर्ट में कि यहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से काफी इनएक्शन देखने मिली है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट पोल वायलेंस। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा एनएचआरसी लेड इंक्वायरी कमेटी क्या करे, एक कंस्टिट्यूट किया कलकत्ता हाईकोर्ट ने और कहा कि आप इन सारे जो केसेस हैं इन पे रिपोर्ट बना के हमें दीजिए। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने के पास अब ये रिपोर्ट आ चुकी है, तो सेम रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के पास भी है। तो दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट्स थे एनएचआरसी के, इसको बंगाल सरकार ने उठा के फेंक दिया। कहा कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है कि एनएचआरसी तो भाई सरकारी पिट्ठू है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस प्रकार के शब्द, तो कुछ इसी प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया गया कि
सरकार की जो बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की वही बात करेंगे। तो लोगों ने काफी ऐतराज भी जताया, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, एनएचआरसी के जो चीफ होते हैं वो एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो उनके बारे में आप ऐसा मत बोलिए। तो फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। तो आइए अब इन सबको देखने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है फाइनली, जब ये रिपोर्ट के बेसिस पर उन्होंने अपनी रूलिंग दी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आम बेंच नहीं था, 5 जज बैठे हैं, 5 जज बेंच बैठा गया कलकत्ता हाईकोर्ट में, और पांचों के पांचों लगभग सेम पेज पर थे। 19-20 का अंतर था, पर मोर और लेस पांचों ने कनकर किया है। तो क्या हुआ है आइए देखते हैं। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जहां पर भी हीनियस क्राइम है, रेप का, मर्डर का, पोस्ट पोल वायलेंस में, चुनाव के बाद वायलेंस में अगर रेप और मर्डर के केसेस हैं असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल के बाद, तो उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। बंगाल सरकार बड़ी नाराज है इस बात से। उनका कहना है कि अरे इस प्रकार से आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सीबीआई को दे देंगे तो ये तो हमारे जो ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को कम करना हो गया। पर जो भी है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी हीनस क्राइम ऑफ रेप एंड मर्डर। वहीं बाकी के जो क्रिमिनल केसेस हैं पोस्ट पोल वायलेंस से रिलेटेड, तो उसके लिए हाईकोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाया है जिसमें 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं वेस्ट बंगाल कैडर के, और ये तीनों काम करेंगे अंडर अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कोर्ट की देखरेख में पूरा इन्वेस्टिगेशन इस एसआईटी का होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर पोस्ट पोल वायलेंस के केसेस। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, यानी कि कोर्ट ने क्या कहा है कि एक सेंस ऑफ भरोसा नहीं है स्टेट के ऊपर। एनएचआरसी ने भी कहा था कि ये जो मर्डर, रेप्स एंड ये सारे जो केसेस हैं ये स्टेट के बाहर, वेस्ट बंगाल के बाहर निकलकर इन पर कोर्ट काम करे, उनके बाहर की कोई टीम इन पर इन्वेस्टिगेट करे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है, और कहीं ना कहीं एनएचआरसी की जो फाइंडिंग्स थी उससे कोर्ट ने हामी भी भरा है। कोर्ट ने कहा है वेस्ट बंगाल को सीधा इमीडिएटली आप कॉम्पनसेशन प्रोसेस करें इन पोस्ट पोल वायलेंस के विक्टिम्स के लिए। और तीसरा आप देखें, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि कोई बायस नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि एनएचआरसी तो बायस्ड है, बदले की भावना से वो कुछ डिसीजन ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पिट्ठू है, तो इन सारी बातों पे हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये सारे एलिगेशंस रिजेक्ट किए जाते हैं। ये विदाउट बायस, कि कोई बायस के साथ एनएचआरसी काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक है। इसके सिवा आप देखें तो सीबीआई और एसआईटी को टाइमलाइन भी दे दिया है। कहा है कि आप 6 हफ्ते बाद स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उसके बाद उस रिपोर्ट के बेसिस पर फिर अक्टूबर 24 को कोर्ट बैठेगी और आगे का फैसला लेगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डिसीजन है। डेमोक्रेसी को इस प्रकार से, डेमोक्रेसी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो चुनाव होता है। अगर चुनाव में लोगों के मन में भय हो जाए कि उनको किसी दूसरे पार्टी को वोट देने पर उनके साथ हिंसा का उन्हें सामना करना पड़ेगा, तो इस डर के वातावरण में अब चुनाव ढंग से नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा डर का वातावरण ना रहे। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस पे जानिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है दोस्तों कि ये जो मोस्ट लाइकली वो चैलेंज करने वाले हैं इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि 5 जज बेंच का फैसला है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करने वाले हैं। और सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया, कुछ मीडिया हाउसेज हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्पेशल लीव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने वाली है। जो भी है ये उनका अधिकार है, वो जरूर करें, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत जबरदस्त डिसीजन यहां पर लिया है। तो यहां पर दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट के सेंटर पे कौन था? एनएचआरसी था। तो इस बार के एग्जाम के लिए एनएचआरसी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनएचआरसी सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके किस लॉ के अंदर बनाया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। नंबर 2 आप देखें तो एनएचआरसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरमैन होते हैं, 7 अदर मेंबर्स होते हैं, काफी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। फिर अगर आप देखें तो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन किसकी होती है? तो एक बड़ी कमिटी होती है जिस कमिटी के हेड प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। टेन्योर अगर हम देखें तो कितना होता है? 3 साल या फिर एज ऑफ 70 ईयर्स।
तो 3 ईयर्स और एज ऑफ 70 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। और चेयरपर्सन अगर आप देखें तो कौन होंगे, पहले सीजेआई होना था, एक्स सीजेआई हो, लेकिन अब चेंज किया गया, अमेंडमेंट के बाद किया है, वो व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। वैसे ही टेन्योर भी 5 साल और 70 ईयर्स था, तो उसको भी कम करके 3 ईयर्स और 70 ईयर्स किया। तो पिछले साल काफी अमेंडमेंट हुआ है, इसमें चेंजेस आए हैं। तो इसके बाद अब चेयरपर्सन कौन होंगे, एनीवन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द पास्ट। तो आइए अब सवाल देखते हैं। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सही। स्टेटमेंट 2, चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी वो होने चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हों। तो आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, आंसर अपना बताएं। क्या 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2? तो आप पॉज कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों आंसर देखिए, तो आंसर इज 1 ओनली। स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी कौन होंगे, वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। पहले था कि सीजेआई होना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, लेकिन अब अमेंड कर दिया गया है, अब बस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी चलेंगे, उनको भी चेयरपर्सन बनाया जाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको बता देता हूं, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इस कोड से आपको मैं डायरेक्टली हैंड होल्डिंग करने वाला हूं, मेंटरशिप देने वाला हूं, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस होगी वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। ये तभी होगा दोस्तों जब आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, अनअकैडमी में मैंने बहुत सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं। ये मेरी लिंक है जहां पर आप मुझे फॉलो करें और इन स्पेशल क्लासेस का फायदा उठाएं। तो दोस्तों कुछ अपकमिंग स्पेशल क्लासेस जिसमें पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं, चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत सारी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं, क्लाइमेटोलॉजी कवर्ड है, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इन्वायरमेंट कवर्ड है। तो इन सब को आप जरूर देखें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर, एंड यूपीएससी कॉम्बैट भी है, तो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, इसका हिस्सा बने। 60 डेज बच रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बस 15,000 रुपए में हम 2 मंथ सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस 2 महीने की सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं। 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15,000 की सब्सक्रिप्शन हो जाएगी 13,500 में, जैसे ही आप कोड KC10 यूज करेंगे। इसके सिवा आपको बता देता हूं, 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल है, तो बहुत जबरदस्त ऑफर है। 28 अगस्त को खत्म हो रहा है। इस वक्त तक ये जीएस प्लस ऑप्शनल, 1 साल का जीएस सब्सक्रिप्शन, 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, इसकी कीमत है दोस्तों 49,680। 28 अगस्त के बाद दोस्तों इसकी कीमत लगभग 3,000 रुपए बढ़ जाएगी। तो प्राइस हाइक होने वाला है 28 अगस्त को। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो 3,000 रुपए, अपने बहुमूल्य 3,000 रुपए आप बचा सकते हैं अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लें। तो 25% दोस्तों इसमें क्या कॉस्ट है, तो आप देखें 25% आपको ऑप्शनल प्लस 10% कोड, आपको 25% ऑप्शनल में डिस्काउंट मिल रहा है, 10% यूजिंग दी रेफरल कोड जो आप KC10 कर रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है। इन शॉर्ट 1 साल का जीएस सब्सक्रिप्शन, 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको बस 49,680 रुपीज में मिल रहा है, और साथ में आपको 21 ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, 16 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ, 80 टेस्ट सीरीज जीएस के मिल रहे हैं, 50 प्रीलिम्स, 30 मेंस। तो 45,000 रुपए की ये टेस्ट आपको फ्री मिलेगी। इतना ही नहीं, आपको अनअकैडमी नोट्स मिलेंगे, आपको साथ ही 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक चलेगी, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक चलेगी। और दोस्तों अगर प्लस सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी कॉस्ट है 2 साल की 64,800, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,15,750 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 27,500 रुपए, जो कि KC10 कोड के बाद 24,750 हो जाती है। तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है। 25 अगस्त से नया बैच हो रहा है स्टार्ट, 1 सितंबर से भी नया बैच हो रहा है स्टार्ट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।